हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का हिस्ट्री का लेसन 3 का पार्ट 2 करेंगे। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, भारतीय नील की डिमांड क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन ट्रॉपिक्स, जो नील का पौधा होता है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13th सेंचुरी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स की जो डाई थी उसके लिए इंडियन इंडिगो का इस्तेमाल किया जाता था, भारतीय नील का प्रयोग किया जाता था। However, only small amounts of Indian indigo reached European market and its price was very high. उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी और उसकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स जो वहाँ के यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को वायलेट और ब्लू, बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा जो है वो टेम्परेट जोन्स में उगता है। टेम्परेट जोन मतलब शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता है। नील के साथ वरीड बाय द कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड प्रोड्यूसर्स प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट, यूरोप के वुड जो उत्पादक थे उन्होंने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के इंपोर्ट पर बैन कर दे, उन पर पाबंदी लगा दे। क्लॉथ डायर्स हाउ एवर प्रेफर्ड इंडिगो एज ए डाई। इंडिगो प्रोड्यूस्ड ए रिच ब्लू कलर, मगर कपड़े को रंगने वाले जो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत रिच ब्लू कलर मतलब बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग पेल एंड डल, बेजान और फीका होता था। 17th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन क्लॉथ जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को परस्यूड कर लिया, राजी कर लिया। कैरेबियाई आइलैंड, जो वहाँ का कैरेबियाई द्वीप समूह था, उसमें स्थित सेंट डाम्यू में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ बहुत सारे भागों में नील प्लांटेशंस के उसके बाग सामने आ गए, उन्होंने वहाँ पर बाग बना लिए। By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइज का युग शुरू हो गया, औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया और उसके कपास उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। अब कपड़ों की जो रंगाई थी उसकी डिमांड और तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगी। जब नील की डिमांड बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली सप्लाई उन अनेक कारणों से कोलैप्स हो गई, बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो, दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के क्लॉथ डायर्स अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और सोर्स की तलाश कर रहे थे। अब ये नील कहाँ मिल सकता था, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, अब ब्रिटेन को नील कहाँ से मिल सकता था? इंडिया से। पहले आपको ये प्लांटेशन बताते हैं। ऊपर प्लांटेशन क्या है, ये बाग होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं। लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय ए प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। वो बहुत सारे जो मजदूर होते थे उनसे जबरन वहाँ काम करवाते थे। काफ़ी गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में भी बागानों का जिक्र किया गया है। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया।
Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to extend the area under indigo cultivation. यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। पहले आप ये पिक्चर देखें, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो ये सेंट डोम्यू में गुलामों की बगावत का एक चित्र बनाया गया है और इसे सकुल दोलस्की ने बनाया। ये 18th सेंचुरी का पिक्चर है जिसमें कि कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिग्यू में नील और चीनी प्रोडक्शन शुरू किया गया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में रिबेलिंग बगावत पर उतर आए तो उन्होंने बागान जला दिए और जो रिच प्लांटर्स थे उनको मार डाला और 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशकों जो दास प्रथा थी वो ख़त्म कर दी थी। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीपों में नील की जो खेती थी वो कोलैप्स हो गई थी, इसलिए ईस्ट इंडिया किधर आई, फिर हमारे भारत की ओर आई। फ्रॉम द लास्ट डेकेड of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। अब बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया, दुनिया को पसंद आने लगा। 1788 में ब्रिटेन द्वारा भारत से इंपोर्ट किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में भारतीय नील का हिस्सा जो बढ़कर वो 95% हो चुका था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनियों के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कुछ साल बीतने के साथ कंपनी ऑफिशियल्स ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। हैवी प्रॉफिट, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग इंडिया आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए, नील प्लांटेशन कर ली, जिसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो, नील की पैदावार के लिए पैसा उनके पास जिनके पास पैसा था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार हो गए, आगे आए। वो आगे है हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। अब जो नील थी उसकी खेती कैसे की जाए। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निज एंड रैयती। नील की खेती दो मुख्य तरीक़ों से होती थी, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक जो होता था, प्लांटर्स जो होते थे, वो खुद अपनी ज़मीन में नील का प्रोडक्शन करते थे, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से लैंड रेंट पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन। अब वो जब खेती करवाते थे तो उनके साथ उनको क्या प्रॉब्लम्स आती थी। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल फर्टिलाइज ज़मीन, जो उपजाऊ ज़मीन थी, उसी पर की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ छोटे छोटे खेत एक्वायर कर पाते थे वो, और नील की खेती करने के लिए उन्हें कंपैक्टेड ब्लॉक्स, मतलब उन्हें बड़े बड़े जो जगह की ज़रूरत होती थी, और इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के आसपास ही जो एरिया था उसे लीज पर लेने की कोशिश की और वहाँ के किसानों को हटवा दिया, वहाँ से एविक्ट मतलब हटवा दिया, और इससे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन, टकराव और तनाव की स्थिति बनी रही। नॉर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज।
मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे। राइस कल्टीवेशन मतलब वो जब कि धान की खेती कर रहे होते थे। अब ये स्लेव होते क्या है? ए पर्सन हु इज़ ओन्ड बाय समवन एल्स द स्लेव ओनर। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास उसके पास कोई आज़ादी नहीं होती और उसे अपने मालिक के लिए सभी काम करने होते हैं। Niche cultivation on a large scale also required many plow and blocks. बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की जरूरत होती थी। जो 1 बीघा नील की खेती करने के लिए उन्हें 2 हल की जरूरत होती थी। इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती होगी। अब बीघा कहते किसे हैं? यह ज़मीन का एक नाप है जो बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल 1/3 एकड़ तय किया था। हलों को परचेज करना और उनका मेंटेनेंस रख रखाव करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल आसानी से नहीं मिल सकते थे। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी तो उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल खेती में व्यस्त होते थे। टिल द late 19th century, planters were therefore reluctant to extend the area under niche cultivation. 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस सिस्टम के तहत नील की पैदावार जो 25% से कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रईती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। Indigo on the land of ryots. Under the Raiti system, the planters forced the ryots to sign a contract and agreement. रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक एग्रीमेंट सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के हेडमैन मुखियाओं को भी जो रैयतों की बेनिफिट थे उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेशराइज्ड करते थे उन्हें, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज पर ज़मीन दे दी जाती थी और बागान मालिकों से एडवांस कैश उन्हें नकद कर्जा मिल जाता था। बट द लोन कमेटी कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर कल्टिवेटेड इंडिगो की नील की खेती करनी होती थी। द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल। बागान मालिक बीज और उपकरण उन्हें देते थे, और जबकि मिट्टी को तैयार करना, सोड द सीड, बीज बोना और फसलों की देखभाल करने का जिम्मा किसको दिया जाता था? कल्टीवेटर्स को। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ऊपर, वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो की खेती कर रहे हैं, और नीचे वाली में ये जो गट्ठर आपको दिखाए जा रहे हैं ये नील प्लांट के पौधों के गट्ठर हैं। अब ये ऊपर जो है पिक्चर दिखाई, हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, जो नील का उत्पादक कैसे किया जाता था इसके बारे में दिखाया गया। पहले क्या होता था? फर्मेंटिंग वैट, सबसे पहले उसकी कटाई होती थी, उसे इसमें एक होद में डाल दिया जाता था गलने के लिए, और जब वो गल जाता था उसे छानकर इसमें बीटर वैट में डाला जाता था। उसको फिर डंडे की सहायता से और खुद अपने पैरों से मजदूर उसके अंदर घुसकर उसको मथा करते थे पैरों से, तब वो नील बनता था। द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज owned by planters. नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। आफ्टर हार्वेस्ट, कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वैट से मतलब होद में डाल दिया जाता था, और डाई बनाने के लिए 3-4 जो
टैंक्स उनकी ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक टैंक का अलग काम था। इंडिगो प्लांट से लीव्स को तोड़कर पहले एक हॉट वाटर वाले टैंक में डाल दिया जाता था, उसमें उसको सोक कर दिया जाता था। इस होद को फर्मेंटिंग मतलब उसमें जो सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, स्टीपर कुंड, और इसे स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे गल जाते थे तो लिक्विड बबल्स उसमें से उठने लगते थे, और जब रोटन सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और लिक्विड को एक और होद में छान दिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था, जो ये आपको ये दिखाया गया सर्कल किया हुआ। इन द सेकंड वैट नोन एज बीटर वैट, दूसरा होद जो कि बीटर वाट के नाम से जाना जाता है, में इस होद में घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था, उसे मथा जाता था। जब यह लिक्विड ग्रीन और उसके बाद ब्लू हो जाता था तो टैंक में लाइम वाटर, नींबू चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील के जो फ्लैक्स थे वो अलग हो जाते थे और नीचे जम जाते थे, और क्लियर जो लिक्विड होता था, साफ द्रव्य, वो निकल आता था। इस द्रव्य को ड्रेन आउट, छान कर अलग कर दिया जाता था, और नीचे जमी हुई नील के पल्प जो लुगदी होती थी उसे दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था, और इसके बाद उसे निचोड़कर बेचने के लिए सुखा दिया जाता था। अब ये देखो, ये फिगर 11 में वुमेन यूजुअली कैरीड द इंडिगो प्लांट टू द वाट्स, जो औरतें थी वो उस प्लांट्स को ढोती थी। और जो इधर ये फिगर 12 में द वैट बीटर है, होद में घोल हिलाने वाला है। इंडिगो वर्कर के हाथ में पैडल है, इन्हें 8 आवर्स तक वेस्ट डीप वाटर में खड़ा रहना पड़ता था। वाट का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पर कि पत्तों को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिगर 13 में देखिए आप, द इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल, जो इंडिगो है ये बेचने के लिए तैयार है। हेयर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यह प्रोडक्शन की लास्ट स्टेज है। इंडिगो पल्प को दबाकर और काट कर उस पर स्टैंप लगाई जा रही है, और फिर उसके टुकड़े करके उसे सुखाया जाता है, और उसके बाद उसे मार्केट में बेचा जाता है। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the riot and the cycle started all over again. जब फसल काटकर प्लांटर्स को दे दी जाती थी तो रियोट जो थे उनको एक नया लोन दिया जाता था। इस प्रकार जो लोन का साइकिल था, प्रक्रिया थी, वो शुरू हो गई थी। पहले इन कर्जों से इनिशियली टेम्पर्ड मतलब बहुत आकर्षित थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि हाउ हार्श द सिस्टम वाज, कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। साइकिल्स ऑफ लोन, कर्जा का जो सिलसिला था वो कभी ख़त्म नहीं होता था। अब इसमें समस्याएं क्या आई? देयर वाज अदर प्रॉब्लम्स टू, इसमें और भी कई समस्याएं आई। किसान अपने बेस्ट सॉइल, जो उनकी सबसे अच्छी बढ़िया ज़मीन, खेती की ज़मीन होती थी, उसी पर उनको नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जो डीप रूट्स होती थी, गहरी जो जड़ें होती थी, वह एग्जॉस्टेड द सोल, मिट्टी की जो सारी ताकत थी उसको खींच लेती थी, और नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, नील विद्रोह और उसके बाद। इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को रेंट चुकाने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। वे तलवार, भाले और 3 कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर उन्होंने अटैक कर दिया। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई के मैदान में
कूद पड़ी। उनके पास जो भी किचन अप्लायंसेस थे उनको लेकर वो लड़ने के लिए तैयार हो गई। प्लांटर्स के लिए काम करने वालों का सोशली बायकॉट, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो लोग थे एजेंट, उनकी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती के लिए लोन लेंगे और न ही प्लांटर्स के लठायतों और जो उनके जो गुंडे थे उनसे वो डरेंगे। Why did the Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? नील के किसान चुप बैठने के लिए अब और अधिक तैयार नहीं थे। क्यों? इसका उन्होंने विद्रोह क्यों किया? उन्हें विद्रोह की ताकत कहाँ से मिली? इन सभी बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती इंटेंसली ओप्रेसिव, मतलब बहुत ही दमनकारी थी, लेकिन जो लोग दब जाते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता था। In 1859, the Indigo riots felt that they had the support of local jamidars and village headmen in their rebelling against the planters. 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, नील के अनुबंध पर जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठायतों के साथ पिच्ड बैटल, आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से भी अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे कि उनके जो बाग थे, प्लांटर्स बागान मालिक थे, उनकी पावर इंक्रीज होती जा रही थी और प्लांटर्स फोर्सफुली ज़बरदस्ती लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। द इंडिगो पीजेंट्स आल्सो इमेजिन्ड that the British government would support them in their struggle against the planters. नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की जो बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार के अनदर पॉपुलर रिबेलिंग, एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से वो डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में उस इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार को उनकी जो दुर्दशा है उससे उनको सिंपैथी हो गई है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नॉट टू बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन वाज ट्राइंग टू placate the peasants and control an explosive situation. ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस एक्शन को किसानों ने अपनी विद्रोह का समर्थन मान लिया। As the rebelling spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo districts. जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। Worried by the rebelling, the government brought in the military to protect the planters for assault and set up the Indigo Commissioner to inquire into the system of indigo production.
इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की इंक्वायरी करने के लिए एक नील आयोग की भी बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और कोएरेसिव मेथड जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए प्रॉफिटेबल का सौदा नहीं है, मुनाफे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे एग्जिस्टिंग कंट्रोल मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते थे। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन collapsed इन बंगाल। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन कोलैप्स हो गया, धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सेंचुरी के आखिर में सिंथेटिक डाई कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी एक्सपेंड प्रोडक्शन उत्पादन फैलाने में वे सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्होंने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का जो यह विजिट था वो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन। इन द अर्ली 18th सेंचुरी ए फ्रेंच मिशनरी जीन बेबिस लबात ने कैरेबियन द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा, उन्होंने पब्लिश किया इसको। और जो यह तस्वीर आपको दिखाई गई है इसमें आपको दिखाया है कि फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे जो चरण है, जो लेवल है वो दिखाए गए हैं कि पहले पत्तियों को तोड़ा जाता है और फिर उन्हें फर्स्ट जो सेटलर वॉट होता है उसमें डाला जाता है और उसके बाद जब वो गल जाता है तो उसे शिफ्ट कर दिया जाता है, ये देखिए। और शिफ्ट करने के बाद उसको अच्छे से मशीनों से घुमाया जाता है और जो 2 मज़दूर हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं इधर, वो उसके जो पल्प है उसको बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं और अगले हिस्से में 2 मज़दूर नील की लुगदी को मिलाकर साँचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब तस्वीर के जो ये बीच बिल्कुल सेंटर में है, इसमें बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहा है, वो देख रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लेसन कंप्लीट हो गया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।